Hello everyone, welcome back to my channel Indian Teaching School. Today I will tell you about what is NCF 2005 saying about EVS. जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो NCF 2005 है वो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं या फिर क्या क्या गाइडलाइन हैं जो NCF 2005 के अंडर आती हैं। गाइज़ ये टॉपिक हमारा आपको ईवीएस में भी देखने को मिलेगा, सीडीपी में भी आपको ये काम आएगा। आपको ना ये सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी टेट में मतलब कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपको 3 से 4 मार्क्स का इस टॉपिक से देखने को मिल जाएगा। तो गाइज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं थीम्स ऑफ ईवीएस के ये क्वेश्चन जो सीटेट में पहले भी पूछा गया है। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि थीम्स ऑफ ईवीएस मतलब ईवीएस की कितनी थीम है, तो आप बता सकते हैं 6 थीम है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 थीम में से जो 4 मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आते हैं उन एमसीक्यू में 4 नाम दे दिए जाएंगे और उनमें एक जो होगा डिफरेंट नाम होगा। तो आपको पहचानना होगा कि जो 6 थीम्स हैं यही हैं या फिर इनमें से कौन सा मतलब अलग है, आपको वो पहचानना होगा। तो ये जो 6 थीम्स हैं इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। जो फर्स्ट वन है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड वन इज़ फूड, थर्ड वाटर, फोर्थ शेल्टर, फिफ्थ ट्रैवल, सिक्स थिंग वी मेक एंड डू। गाइस आगे देखते हैं। आगे थीम्स में ये भी क्वेश्चन आता है कि सब थीम्स ऑफ ईवीएस की सब थीम्स कितनी हैं, तो आप बता सकते हैं 3 सब थीम्स हैं। और किस किस के अंडर आते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स की है, एक फूड के अंडर आती है, एक है वाटर। तो गाइज़ ये दोनों चीज़ें आप ध्यान से देख लेना कि ये इनसे क्वेश्चन आपको ईवीएस में देखने को मिलेगा कि थीम्स कितनी हैं 6 और सब थीम्स उसके अंदर कितनी आती हैं 3। और किस किस की किस किस की सब थीम्स हैं ये भी देख लेना, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड की है, फूड की हो गई, वाटर की हो गई। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से देख लेना, इन्हें मतलब याद कर लेना। आगे देखते हैं मोर अबाउट सिलेबस गिवन, रोल ऑफ द बुक्स। अब इसमें क्या है कि जो बुक्स हैं हमारी उसमें जो हमारा सिलेबस है उसे क्या रोल दिया गया है, अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं। एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड बाय एनसीईआरटी टू डेवलप अ डीप एंड इंटरलेटिव अंडरस्टैंडिंग टू ईच थीम। ईच थीम बिगन विद द की क्वेश्चन इन अ लैंग्वेज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है कि इंटर रिलेटेड जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो, साथ साथ जो डेवलपमेंट हो वो हमारा डीप और इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में जितनी भी थीम है वो हमारे ऐसे क्वेश्चंस के साथ हैं जो बच्चों की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लैंग्वेज भी कह सकते हैं, चिल्ड्रन लैंग्वेज भी कह सकते हैं, और साथ साथ वो डीप और इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग वाले होने चाहिए। और सेकेंड वन also needed to tackle the difference of gender, class, culture, religion, language, geographical location etc. इसमें क्या है कि जो डिफरेंस है हमारा, जेंडर डिफरेंस हो गया, हमारा क्लास का हो गया, कल्चर सबके अलग अलग होते हैं, रिलीजन्स जैसे सबके अलग होते हैं, वो जो डिफरेंस है उसके बारे में कैसे टैकल करना है या फिर उसके बारे में जो जानकारी के बारे में एनसीएफ ने जो बुक अभी हमारी हुई है उसके अंडर इसके ऊपर बात की है कि जो डिफरेंस है हमारा जोग्राफिकल हो गया, लोकेशंस का हो गया, तो उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है। आगे है एवेलुएशन ऑफ कोर्स शुड बी कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस एंड द चिल्ड्रन शुड बी असेस एज शी और ही ऑब्जर्व, आस्क, ड्रॉ, डिस्कशन इन अ ग्रुप एक्सेट्रा। इसमें बताया गया कि जो हमारा एवेलुएशन है वो शुड बी कॉन्टीन्यूअस मतलब एक सतत होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू होना चाहिए, लगातार होने वाला होना चाहिए। जो प्रोसेस है बच्चों का उससे हम क्या असेस कर सकें, उसे देख सकें, ऑब्ज़र्व करें बच्चे को दूर से देख के कि उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, कैसे डेवलप हो रहा है, ग्रुप एक्टिविटी में डाल के उनसे आपस में क्वेश्चन पुटअप कराएं या फिर एक दूसरे उन्हें ऑब्ज़र्व करें दूर से कि कौन बच्चा कैसे रिप्लाई कर रहा है और क्या उसकी एक्टिविटी है। तो जो हमारा इवैल्यूएशन है वो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए। अब इसमें आगे बताया जा रहा है कि एनसीएफ की रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं। तो पहला देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 रिकमेंडेशन, द चिल्ड्रंस लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक्ड टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। तो एनसीएफ 2005 है, उसकी रिकमेंडेशन में ये है कि जो बच्चों की जो लाइफ है
वो जो उनकी स्कूल के बाहर वाली लाइफ है उन दोनों से इंटर रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब मिलती होनी चाहिए कि भाई जो हमारी बाहर की लाइफ है और स्कूल की जो लाइफ है वो एक दूसरे से रिलेट करती होनी चाहिए। जैसे कि हम बच्चों को कोई एग्जांपल दे के हम पढ़ा सकते हैं कि हमने बच्चों से पूछा कि बच्चों आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है। जैसे कि किसी के जो पड़ोस में मोमडन भी रह सकते हैं और हिंदू भी रह सकते हैं, क्रिश्चियन भी रह सकते हैं, तो बच्चा क्या अपनी डेली लाइफ से इंटर रिलेटेड करके चीज़ों को आसानी से समझ सकता है। इट विल डिमिश द गैप बिटवीन द स्कूल एंड होम एंड कम्युनिटी। जो बच्चों का स्कूल में होम और कम्युनिटी के बीच जो गैप है उसे वो ख़त्म करेगा और सबको इक्वली ट्रीट करेगा। इज़ इट डिस्करेज द बुकिश एंड रोट लर्निंग। तो ये क्या करता है, जो बुकिश लर्निंग है मतलब किताबी भाषा है और जो रट्टेबाजी जो है उसे मतलब मना करता है, डिस्करेज करता है कि ये सही नहीं है। रोट लर्निंग को ये बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देता है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट बुक डेवलप ऑन द बेसिक अटैम्प्ट टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ डिस्करेज द रोट लर्निंग। तो जो टेक्स्ट बुक हैं वो कैसे डेवलप की गई हैं, उसमें जो बेसिक अटेम्प्ट्स जो डेवलप कैसे आइडियाज़ डेवलप किए गए हैं कि भाई आपकी ओन प्रोसेस हो, ओन लर्निंग हो। इसी के अकॉर्डिंग कि आपकी टेक्स्ट बुक जो है अंडर एनसीएफ ऐसे डेवलप की गई हैं। और जो रट्टेबाजी को डिस्करेज किया गया कि ये नहीं है कि भाई रट्टे मचा दो आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या कि समझने को, आपकी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए बच्चे के अंडरस्टैंडिंग पे आपको मतलब ध्यान दिया गया है। इट विल हेल्प अस इन अचीव द चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन आउटलाइंड इन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ये क्या है कि जो NPE है हमारा 1986 वाला, इसके अंदर क्या कहा गया था कि चाइल्ड सेंटर्ड हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। जो हमारा NCF है तो ये जो हमारा गोल है इसे अचीव करने में मदद करेगा कि जो हमारी पढ़ाई होगी वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी। बच्चों को ध्यान में रखकर, मध्य में रखकर कि बच्चे के हिसाब से हमें देखा जाएगा कि वो कैसे सीखा जाएगा। पहले क्या थी हमारी जो लर्निंग होती थी टीचर सेंटर्ड होती थी। अब जो NEP 1986 है इसके गोल में भी यही बात है कि जो हमारी लर्निंग होगी, जो एजुकेशन होगी वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी। तो इस गोल को भी हमारा फुलफ़िल करने में ये मदद करता है। आगे देख लेते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग। आगे देखते हैं इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि एक दूसरे से रिलेट करते हुए, एक दूसरे को जॉइन करते हुए, मतलब जैसे चेन में के अकॉर्डिंग भाई ये उससे संबंधित होगा, उससे संबंधित होगा, एक दूसरे से रिलेट करके हमें देख लेते हैं इसमें हम। आगे देखते हैं द चिल्ड्रन लुक्स एट द एनवायरनमेंट अराउंड हिम इन अ होलिस्टिक मैनर एंड डज नॉट कंपार्टमेंटलाइज एनी टॉपिक इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। बच्चा क्या करता है कि जो पूरा एनवायरनमेंट है उसे एक होलिस्टिक मैनर में देखता है। ऐसे नहीं करता है कि टॉपिक वाइज की अलग अलग कर सकता है। उसे नहीं पता कि ये साइंस और ये सोशल साइंस है, उसके लिए क्या सब एक कम्बाइंड है, सब एक ही चीज़ है। होलिस्टिक मैनर में देखता है, पूरा एक ही उसमें देखता है कि वो एक ही गोल है। वो ऐसे डिफ़ाइन नहीं कर सकता कि ये सोशल साइंस है, साइंस है, उसके लिए सब सेम है। एंड हेंस EVS इन क्लास 3rd and 5th इंटीग्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इश्यूज़ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन। अब इसमें क्या है कि जो साइंस है, सोशल साइंस है, एनवायरनमेंट एजुकेशन है, इनके जो हमारे टॉपिक हैं 3rd और 5th क्लास में क्या है, एक ही जगह उन्होंने क्या किया, जो उसके कॉन्सेप्ट और इश्यूज़ हैं सब एक ही जगह EVS में दे दिए हैं। जैसे साइंस का जो है, सोशल साइंस है, हमारी इन्वायरमेंट है, ये जो कॉन्सेप्ट और जो इश्यूज़ हैं आपको EVS में ही देखने को मिलता है। उनके पास एक ही सब्जेक्ट दिया हुआ है 3rd से 5th तक, EVS जिसको नाम दिया गया है, उसी के अंदर आपको ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। द सब्जेक्ट इज़ नॉट देयर इन द क्लास 1st and 2nd बट द इशू एंड द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इट आर मीन टू बी द पार्ट ऑफ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। तो ये जो सब्जेक्ट है जो 1st और 2nd में है नहीं, वहाँ पे मतलब कोई EVS जैसा भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये जो इश्यूज़ हैं और ये कॉन्सेप्ट्स हैं हमें कहाँ देखने को मिलते हैं 1st और 2nd क्लास में। आप लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे, आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिल जाएंगे। There is no place to definition and there mere information in the textbook of EVS. Even the language used in the book is not formal but the spoken by the children. कि वहाँ डेफिनेशन जैसी कि परिभाषा और इन्फॉर्मेशन टाइप जो टेक्स्ट बुक में, जो EVS की टेक्स्ट बुक्स में ऐसी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं दिया गया, कोई स्थान नहीं है कि भाई आपने परिभाषा लिख दिया गया है। और जो
आगे बताया गया, द बुक इज़ नॉट फॉर्मल, जो बुक की जो लैंग्वेज यूज़ हुई है इज़ नॉट फॉर्मल, फॉर्मल लैंग्वेज का भी यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि उस भाषा का यूज़ हुआ है जो बच्चों के द्वारा बोली जाती है, जिससे क्या है बच्चे ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ। टेक्स्ट बुक is not the only source of knowledge but should support the children construct the knowledge through the sources of such as by the people, their environment, newspaper etc. अब इन्होंने कहा है कि टेक्स्ट बुक क्या है कि एक अकेला ऐसा स्रोत नहीं है जिससे हमें मतलब ज्ञान हो सके, नॉलेज हो सके, बट ऑल्सो सपोर्ट चिल्ड्रन टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। ये क्या करता है कि बच्चों को खुद की जो नॉलेज है उसे कंस्ट्रक्ट करने में, उसे बनाने में मदद करता है। किसके थ्रू करता है मदद? जो हमारे आसपास के सोर्सेज हैं, जैसे लोग हो गए, हमारे आसपास का वातावरण हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। तो इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को प्रायोरिटी दी है कि बुकिश लैंग्वेज को आप साइड में रख दीजिए, जो आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक की नॉलेज देगी। इस चीज़ को उन्होंने ना मानते हुए इन्होंने जो बच्चों को जो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं थ्रू द पीपल, देयर एनवायरनमेंट, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। आगे देखते हैं गाइज। आगे जो इनके लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई बर्डन को कम करने किसके अंडर कहा गया, तो आप बता सकते हैं एनसीएफ 2005 के अंडर ये वाली बात कही गई थी कि आपको बर्डन कम करने के लिए लेसर द बर्डन, जो आपका बोझ है, जो बस्ता है, उसे कम भारी किया जाना चाहिए। मतलब बच्चों के ऊपर वैसा भी जो बर्डन है, प्रेशराइज रहता है बच्चा, वो बर्डन भी कम होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर टाइम टेबल इन रिक्वायर्ड इन द order to actually devote the day of teaching। अब इन्होंने क्या किया है कि जो हमारी वो हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी जो टाइम टेबल है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो हमारा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक फिक्स हमारा हो गया है कि अब ऐसे ही हमारा चलने वाला है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, डे बाय डे उसे मतलब लूज़ रख सकते हैं, फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी जो इसमें इन्होंने रखा, मतलब जगह दी गई है फ्लेक्सिबिलिटी को, रदर देन टाइम टेबल, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल जो रिक्वायर्ड होता है कि भाई अब इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, उस चीज़ को ध्यान ना देते हुए उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी को जगह दी है। The method of teaching and evaluation also determine the effectivity the present textbook in the order to make their experience good at school। अब इसमें बताया गया है कि जो टीचिंग है, हमारा पढ़ाने का तरीका है, और जो हमारा इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, ये भी क्या करता है, इफ़ेक्टिव बनाता है। हमारा इफ़ेक्टिविटी जो हमारी ये सारी चीज़ें हमारी बुक में देखने को मिलती है। इन द ऑर्डर टू मेक देयर एक्सपीरियंस गुड एट स्कूल, जो बच्चों का जो स्कूल में जो एक्सपीरियंस है उसे अच्छा बनाने के लिए हमारा मतलब पढ़ाने का जो हमारी टीचिंग है, टीचिंग मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा इवैल्यूएशन मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारा बच्चों का जो है एक्सपीरियंस जो है गुड एट स्कूल, वो मतलब स्कूल में अच्छा करने के लिए हमारा काम करता है। Higher priorities and space should be given an opportunity to contemplation, wondering, discussion in the small group and activities required hand-on experience। जो इसमें बताया गया कि जो हमारी हायर प्रायोरिटीज़ हैं, जो हमें किस चीज़ को देनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को देनी चाहिए, कि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी उतना ही ज़्यादा वंडरिंग हमें देखने को मिलेगा। कि मतलब अपॉर्चुनिटी होंगी तो बच्चे अपने हिसाब से, उन्हें अपॉर्चुनिटी से मतलब गाइज यहाँ पे है कि हम बच्चों को जितनी ज़्यादा से हो सके अपॉर्चुनिटी दें, कि आप खुद से सोचिए, क्वेश्चन करिए, स्मॉल ग्रुप में एक्टिविटीज़ कराइए, हैंड ऑन एक्सपीरियंस पे बहुत फोकस किया गया कि आप खुद करके देखिए। नेक्स्ट वन इज़ टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इज़ चाइल्ड सेंटर्ड, सो द चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू एक्सप्लोर एंड नोट टू कंपेयर टू लर्न बाय रोड। तो यहाँ पर क्या है, जो टेक्स्ट बुक है ईवीएस की, वो चाइल्ड सेंटर्ड है, और चाइल्ड को क्या कि लॉट ऑफ स्पेस देना है कि वो खुद से एक्सप्लोर करें, और कि इस चीज़ लिए कंपेयर नहीं किया है कि आप रोड लर्निंग कीजिए कि आप रट्टा बजा के कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कि आप बच्चा खुद से एक्सप्लोर करे, अपना जो नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए खुद से बच्चों को दिया जाता है। और जो टेक्स्ट बुक जो सेंटर्ड आपको नहीं किया गया है, कि चाइल्ड सेंटर्ड रखा गया है। आगे देख लेते हैं रूल ऑफ स्कूल अथॉरिटीज़। The school principal and teacher will make effort and encourage the children to reflect on their own learning and to pursue imaginative activity and questions। जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उन्हें अपने एफर्ट्स डाल के बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी लर्निंग को, वो अपनी ओन लर्निंग को बढ़ावा दे, जो उनकी इमेजिनेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं,
कि आपने देखा हो कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो इमेजिनेटिव एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड करते हैं, इसलिए वो उनके जो आइडियाज़ होते हैं इनोवेटिव होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को एक नन्हा वैज्ञानिक मानते हुए उन्होंने माना है कि बच्चे जो अपनी ऑन लर्निंग है वो इमेजिनेटिव जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, वो क्वेश्चंस जो पुट अप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसे फ्री रखना है यहाँ पे। चिल्ड्रन शुड जनरेट नॉलेज बाय एंगेजिंग विद द इंफॉर्मेशन पास टू दैम बाय देयर अडल्ट्स। जो चिल्ड्रंस हैं, जो उन्हें जो नॉलेज है वो जो उसके अडल्ट से उन्हें मिल रही है, उसके साथ अपना जो खुद का जो माइंड है उसे इंगेज करके उसे पास थ्रू कर सकते हैं। मतलब कि जो नॉलेज उनकी जनरेट हुई है, कुछ तो उन्हें अपने अडल्ट से पास हुई है, मतलब अपने अडल्ट से मिली है, कुछ उन्होंने खुद से जो जनरेट किया है, तो बच्चों को फ्री छोड़ना है। आगे देख लेते हैं। इनकलकेट क्रिएटिविटी एंड initiative in possible if we perceive them as participant in learning, not as a receiver of a fixed body of knowledge। तो यहाँ पे इनकलकेट किया है कि जो इनकलकेट का मतलब होता है कि गाइस कि उनकी जो क्रिएटिविटी है उसे हम बढ़ावा दें, उन चीज़ों को हम मतलब कि क्या प्रेज़ करें कि भाई आपने बहुत अच्छा किया है, और इस साथ साथ उन्हें क्या करना है कि उन्हें जो रिसीवर की तरह नहीं लेना है, उन्हें पार्टिसिपेंट की तरह लेना है कि यू आर पार्टिसिपेट इन दिस एंड यू आर नॉट अ रिसीवर। कि ऐसे नहीं कि भाई आप बच्चे बैठे हैं और सुने जा रहे हैं, आपको क्या करना है, उन्हें एंगेज करना है, उनसे क्वेश्चंस पूछने हैं और फिर उनके आंसर्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। इससे क्या होगा कि वो रिसीवर ना होकर पार्टिसिपेंट हो जाएंगे, वो भी आपके साथ साथ पार्टिसिपेट करेंगे। जो उनके इनिशिएटिव आइडियाज़ होंगे, उन जो आइडियाज़ हैं उन्हें इनिशिएटिव हो जाएंगे, आप उन्हें इनिशिएट करेंगे कि यू हैव टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस एंड नाउ दे आर पार्टिसिपेंट नॉट अ रिसीविंग बॉडी। दे prescribed notebook should not be considered as the whole base of the examination because this is the reason why the other sources and shit of learning are ignored। तो उन्होंने प्रिस्क्राइब जो बुक है उसे नहीं किया है कि जो आपके एग्ज़ाम के लिए या फिर नॉलेज के लिए कि किताब ही आपके लिए सब कुछ है। उन्होंने हमेशा की ये माना है कि आपके जो सोर्सेज हैं इसे बिकॉज दिस इज़ द रीज़न वाई अदर सोर्सेज एंड साइट ऑफ लर्निंग आर इग्नोर। यही रीज़न है जो बाकी जो साइट और लर्निंग जो इग्नोर की जाती हैं। तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि इन्होंने जो कि बुक शुड नॉट बी कंसीडर एज द बेसिक होल। जो किताबें हैं उन्हें ही सर्वोपरि नहीं मानना, ये नहीं मानना कि किताब ही आपका भगवान है, सारी नॉलेज आपको किताब से ही मिलेगी और एग्ज़ामिनेशन बेस्ड जो होगा जो हमारा किताब से रिलेटेड होगा। इसलिए क्या हो रहा है कि हम जो रिसोर्सेज हैं, बाकी जो रिसोर्सेज हैं उन्हें इग्नोर करने के लिए इन्होंने बोला है कि आप एनवायरनमेंट से कर सकते हैं। किताब आपको रोट लर्निंग के लिए और जो बुकिश नॉलेज है उसके लिए इन्होंने साफ सिरे से मतलब नकारा है। इनका मानना है कि जो हमारा जो रिसोर्स हमें अवेलेबल हैं एनवायरनमेंट से या rather than books or site, you can go with books, no sorry you can go with environment, your society, newspaper, people। तो मतलब यहाँ पे किताब को छोड़, अब किताब से भी नॉलेज मिलती है, लेकिन आप किताब को छोड़कर बाकी जैसे चीज़ें हैं, आपका इन्वायरमेंट है, न्यूज़पेपर है, लोग हैं, आपके एडल्ट्स हैं, तो उससे आप अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करें। Thank you guys. If you like this video, please do like and subscribe.